Hello friends, welcome to Fact with us. Together we can and we will make a difference. For this we have to work together. हम बताएंगे और आप जानेंगे, सीखेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके, और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें आपके अनुभव प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला सवाल, चेन द्वारा एक कार्य का अन्य कार्य को खींचना निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है? अनुप्रयुक्त बल, लंब बल, घर्षणी बल या तनाव बल? इसका सही जवाब होगा तनाव बल। चेन द्वारा एक कार्य को अन्य कार्य को खींचना तनाव बल का उदाहरण है। तनाव बल उस बल को कहते हैं जो विपरीत पक्षों से काम करने वाले बलों द्वारा खींचे जाने पर रस्सी, तार या तार द्वारा प्रेषित किया जाता है। घर्षण बल से तात्पर्य दो सतहों से उत्पन्न बल से है जो एक दूसरे के विरुद्ध संपर्क में आते हैं, घर्षण बल कहलाता है। अनुप्रयुक्त बल वह बल है जो मनुष्य या किसी अन्य वस्तु द्वारा इकाई पर अनुप्रयुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति कमरे में एक डेस्क ले जाता है तो वस्तु पर प्रायोगिक बल कार्य करता है। लंब बल वह एक वस्तु पर लगाया गया समर्थन बल है जो अन्य किसी स्थिर वस्तु के संपर्क में रहता है। यह हमेशा सतह पर लंबवत होता है। अगला सवाल, 1.5 वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से 60 कूलम आवेश को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? 6.2 मेगा जूल, 90 जूल, 10 जूल या 0.695 मेगा जूल? इसका सही जवाब होगा 90 जूल। कैसे? हम जानते हैं कि वोल्ट बराबर W/Q, जहाँ पर W जो है वो ऊर्जा है जूल में और Q जो है वो आवेश है कूलम्ब में। हम जानते हैं, हम विभवांतर दिया हुआ है हमको 1.5 वोल्ट और आवेश दिया हुआ है 60 कूलम्ब। तो W हमें निकालना है, हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमें W निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q, यानी कि वोल्ट इंटू कूलम्ब, यानी कि 1.5 गुने 60 यानी कि 90। तो सही आंसर होगा 90। अगला सवाल, एक एंगस्ट्रम का मान कितने माइक्रोम में होता है? 10⁻⁻4 माइक्रोम, 10⁻⁻6 माइक्रोम, 10⁻⁻10 माइक्रोम या 10⁻⁻2 माइक्रोम? इसका सही जवाब होगा 10⁻⁻4 माइक्रोम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब फिलामेंट के साथ, विद्युत आयरन या माइक्रोवेव? सवाल है धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, अर्थात धारा, विद्युत धारा बहने से जो ताप उत्पन्न होती है वो उस पर कार्य नहीं करता। तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव में सूक्ष्म तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इन सभी चीज़ों में विद्युत धारा के प्रभावित होने से उसमें ऊष्मा प्रभावित होती है। अगला सवाल, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 9 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। वस्तु को समान गति से समान सीधी रेखा में गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? 60 न्यूटन, 54 न्यूटन, 0 न्यूटन या 36 न्यूटन? यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वस्तु एक समान चाल से घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है, तो वस्तु को समान गति से समान सीधी रेखा में गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 0 न्यूटन। कैसे? क्योंकि न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि एक वस्तु अपनी अवस्था में तब तक नहीं बदलती जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। यहाँ पर वस्तु का त्वरण 0 है। क्यों? क्योंकि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। तो द्रव्यमान 10, त्वरण 0, यानी 10 गुने 0 बराबर बल जो हो जाएगा क्या? 0 न्यूटन। इसलिए सही जवाब क्या होगा? 0 न्यूटन। अगला सवाल, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान
खाली स्थान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, N14, O16, C12 या C16। तो इसका सही जवाब होगा C12। कार्बन डेटिंग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट के विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना करके मानक के रूप में सबसे स्थिर कार्बन आइसोटोप C12 का चयन किया गया है। अगला सवाल, एक मशीन गन 700 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रति मिनट 60 गोलियां दागती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो बंदूक द्वारा विकसित शक्ति क्या है, यानी कि W हमें निकालना है। आपके ऑप्शन है 250 W, 50, 1000, 12250 या 2250। इसका सही जवाब होगा 12250। कैसे? शक्ति क्या है? शक्ति प्रति यूनिट समय पर हस्तांतरित या परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा है, जिसकी इकाई जूल पर सेकेंड होता है और इसका बीमीय सूत्र ml²T⁻³ होता है। हमें दिया गया वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड, मास 50 ग्राम, जिसको हम अगर केजी में बदलेंगे तो 0.05 kg, और N/T 60 गोलियां प्रति मिनट, यानी कि एक गोली 1 सेकेंड में। तो बंदूक द्वारा विकसित की गई शक्ति का सूत्र किया गया शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटा समय। तो पावर बराबर N × ½ mv², किया गया कार्य बटा T, तो N/T × ½ mv²। तो N/T यहाँ पर हमें कितना है? 60 मीटर, 60 गोलियां पर मिनट, यानी या एक गोली पर सेकेंड। तो एक गोली पर सेकेंड इंटू हाफ, और V कितना है? 700, और M कितना है? 0.05 kg। अगर इसको गुना करेंगे तो हमारे पास शक्ति आएगी 12250 वाट। इसलिए सही जवाब होगा 12250 वाट। अगला सवाल, एक गोले का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और यह 0.25 मीटर पर सेकेंड की गति से प्रतिक्षेपित किया जाता है, तो गोले का संवेग क्या है? 2000 किलोग्राम पर सेकेंड, 125 किलोग्राम पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, या 1250 किलोग्राम पर सेकेंड। इसका सही जवाब होगा 125 किलोग्राम पर सेकेंड। कैसे? तो गोले का द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम, प्रक्षेपित गति दी हुई है 0.25 मीटर पर सेकेंड, संवेग यानी कि P हमें निकालना है। तो P = होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। मास हमें दिया गया है 500 किलोग्राम, वेलोसिटी दी गई है 0.25 मीटर पर सेकेंड, गुना करेंगे तो 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, गर्मी के मौसम में घर की सबसे ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग से रंगा जाता है, क्योंकि सफेद सतह ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परावर्तित करती है और ऊष्मा ऊर्जा को कम अवशोषित करती है। सफेद सतह ऊर्जा ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा को परावर्तित करती है। तीसरा, यह सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला होता है। और चौथा, यह निर्माण को बेहतर रूप देता है। इसका सही जवाब होगा सफेद सतह ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परावर्तित करती है और ऊष्मा ऊर्जा को कम अवशोषित करती है। हमने क्लास 8-9 में पढ़ा था कि सफेद ऊष्मा का अच्छा परावर्तक है और काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। अगला सवाल, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस, मोर लवण, पोटैश फिटकिरी या बेरमिलियन। तो मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम बेरमिलियन होता है, जिसका पारा सल्फाइड का रासायनिक सूत्र HGS होता है। यह 2 क्रिस्टलों में लाल सिनेबर और काला मेटा सिनेबार के रूप में मिलता है। मार्स गैस को हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला CH4 होता है। मोर लवण अमोनियम फेरस सल्फेट को कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है NH4 2FeSO4 का होल 2 H2O होल 6। और पोटैश फिटकिरी, जिसको हम लोग बोलते हैं KiaSO4 का होल 2, जिसको पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है।
अगला सवाल, एक अम्ल एक पदार्थ है जो एक प्रोटॉन दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग को सुकृत करता है, जल में H+ देता है, उपर्युक्त सभी। तो अम्ल की, सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अम्ल की विशेषताएं जाननी होगी। तो अम्ल की विशेषताएं क्या है? यह हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है और लवण, यौगिक और जल का उत्पादन करने के लिए क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। यह स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है और अम्ल की उपस्थिति में फिनोल्फेथीन रंगहीन हो जाता है। अम्ल के जलीय विलयन विद्युत अपघटन होते हैं, जिसका अर्थ है विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। यह एक प्रोटॉन दान करने और एक इलेक्ट्रॉन युग को स्वीकार करने में सक्षम है। यह प्रोटॉन को दान करने और एक इलेक्ट्रॉन युग को स्वीकार करने में सक्षम है। यह जल में प्रोटॉन H+ को विलयन को निष्कर्षित करता है या जल में H+ विलयन देता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। अम्ल के बाद हम क्षार के बारे में जान लें कि क्षार क्या चीज़ है। इसमें स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है और फिनोल्फथीन क्षार की उपस्थिति में गुलाबी हो जाता है। यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का उत्पादन करता है। अगला सवाल, अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? NaCl, KNO3, Na2CO3 और K2SO4। तो इसका सही जवाब है KNO3 का उपयोग किया जाता है अम्लीय घोल की पहचान करने के लिए। अम्ल वह यौगिक है जो विलयन में विलीन होने पर हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया, अम्लीय गुण में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। H+ आयन अकेले मौजूद नहीं हो सकता, यह हमेशा पानी के साथ मिलकर रहता है और हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है। अगला सवाल, एक ही पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र में परागकोश के परागकण को स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी, गेटोनोगेमी, जेनोगेमी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा गेटोनोगेमी। परागकणों के परागकोश से फूल के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित करना परागकण कहलाता है। पराग को पुष्प के एक नर भाग द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसे पुंकेसर कहा जाता है। जायांग एक फूल का मादा हिस्सा होता है जिसे शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। और गेटोनोमी एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में परागकण को स्थानांतरित करने को कहा जाता है। ऑटोगेमी एक व्यक्ति से आने वाले दो युग्मकों का संलयन है और जेनोगेमी जीटोनोगेमी की प्रतिक्रिया के विपरीत अलग अलग पौधों के वर्तिकाग्र में परागकोश के परागकणों को स्थानांतरित करना होता है। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या बायोम? तो इसका सही जवाब होगा जीवमंडल। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल है। अगला सवाल, यदि U-238 नाभिक को दो समान भागों में विभाजित होता है तो उत्पादित नाभिक क्या होंगे? रेडियोधर्मी, स्थिर, समस्थानिक या संभारिक? तो यह स्थिर होंगे। रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मी क्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अस्थिर परमाणु नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा खो देता है और अस्थिर नाभिक वाली एक सामग्री को रेडियोधर्मी माना जाता है। और ये अब क्यों अस्थिर परमाणु नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा खो देते? क्योंकि अस्थिर परमाणु अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, संतुलित आहार में कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो आपका सही आंसर है संतुलित आहार में विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। जैसे विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी, हाइपर केराटोसिस, केराटोमोला और सिया नाम की बीमारी होती है और जिसके स्रोत हैं मछली, यकृत, डेयरी या दूध के उत्पादन, नारंगी, पके पीले फल, पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी, जिसका वैज्ञानिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है।
यह सूअर के मांस, साबुत अनाज, भूरे चावल, सब्जियां, आलू, यकृत और अंडे में मिलता है। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, जिससे स्कर्वी नाम का रोग होता है, यह कई फल और सब्जियों और यकृत में मिलता है। खास करके यह खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन डी, जिसको कोलेक्सिफेरोल D3 या एगोलिफेरोल D2 भी जाता है, इससे रिकेट्स और ओस्टियोमेलसिया नाम की बीमारी होती है, जो कि अंडे, यकृत, कुछ मछलियों की प्रजातियां जैसे सार्डिन, कुछ मशरूम प्रजातियां जैसे सिडेक में मिलता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में भी काफ़ी मिलता है। सुबह और शाम के सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोलक्स या टोकोरिट्रियोनोल्स है, यह नवजात शिशुओं में हल्के हीमोलिटिक एनीमिया इसकी कमी से होता है। यह कई तरह के फल और सब्जियों, नट, बीज और बीज के तेल में मिलता है। विटामिन के फाइलोलिनो मेनाकिटोन इसकी कमी से रक्त प्रवाह प्रवणता हो जाती है। यह कई फल, सब्जियां, बादाम, बीज और बीज के तेलों से मिलता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन है? मेलाटोनिन, गेस्ट्रिन, साइटोकाइनिन या कोलिस्टोकाइनिन? इसका सही जवाब है मेलाटोनिन। पिनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है मेलाटोनिन को अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। ये सवाल भी आ सकता है कि अंधेरे का हार्मोन किसे कहा जाता है? मेलाटोनिन मानव शरीर के स्कैंडियल लय को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन की कमी से नींद कम हो जाती है। गैस्ट्रिन पेट, पाचन टांग और आग्नाशय के पाइलोरिक एटम में जी कोशिकाओं द्वारा जारी एक पेप्टाइड हार्मोन है। और कोलिस्टोकाइलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्रहणी में एंटोरोइंड्रोक्राइन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका सही उत्तर होगा मेटालिन न के साइटोकाइनिन, जो कि पौधे द्वारा प्राप्त हार्मोन होते हैं। साइटोकाइनिन पौधों में तेजी से कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह नारियल पानी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा साइटोकाइनिन, मेटालिन नहीं होगा इसका आंसर। अगला सवाल, एक खाली स्थान आवेश को 1 एम्पीयर विद्युत प्रवाह द्वारा 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसे क्या कहता है? वाट, कंडेला, कूलम्ब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा कूलम्ब। 1 कूलम्ब को 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 एम्पीयर धारा पहुंचाए गए आवेश की मात्रा को कहा जाता है। अगला सवाल, 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल की वेग की गणना कीजिए। यदि यह बैलिस्टिक मिसाइल हवाई जहाज से दागे जाने पर 12,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की संवेग प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा 60 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड। इसका सही जवाब होगा 40 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं P बराबर mv होता है, जहाँ P बराबर संवेग है, m द्रव्यमान है और v गति है, वेलोसिटी है। यहाँ पर दिया हुआ है संवेग 12,000 किलोमीटर पर सेकंड, मास दिया हुआ है 300 किलो, हमें v निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? P बटा mv, यानी कि 12,000 बटा 300 यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई तक रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? यहाँ पर g का मान, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। 2 जूल, 20 किलो जूल, 200 जूल या 2 किलो जूल? इसका सही जवाब होगा 2 किलो जूल। दिया हुआ है मास बराबर 10 kg, हाइट 20 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो वस्तु
10 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर रखी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर दिया हुआ है, हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 20, ये 10 गुने 10 गुने M20। पोटेशियम एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m मास, g ग्रेविटेशनल फोर्स और h हाइट, तो हो जाएगा वो 2000 जूल यानी कि 2 किलो जूल। मास हमें दिया हुआ है 10 kg, हाइट दिया हुआ है 20 मीटर और g हमें निकालना है, g यहाँ पे दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2000 जूल यानी कि 2 किलो जूल। अगला सवाल, 20 kg की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है, एक स्थिर बल की क्रिया के तहत 7 मीटर पर सेकंड की गति से प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 490 जूल, 500 जूल, 390 जूल या 430 जूल। कार्य ऊर्जा प्रमेय यह बताता है कि निकाय पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कार्य योग का निकाय गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो सभी बलों द्वारा किया गया कार्य और फिनिश कार्य इनिशियल W बराबर हाफ mv² माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर मतलब अंतिम कार्य माइनस इनिशियल कार्य बराबर टोटल कार्य। दिया हुआ है मास 20 kg, अंतिम वेग दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वस्तु विरामावस्था पर है, इसलिए टोटल कार्य काइनेटिक एनर्जी टोटल कार्य क्या हो जाएगा? क्योंकि वस्तु पहले प्रारंभिक अवस्था काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था उसकी 0 थी, तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा? अंतिम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो हाफ m मास दिया हुआ है 20 v² 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस गति से वो चल रही है, तो 490 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक बाइक विश्राम से शुरू होती है और लगातार तेजी से एक पहाड़ी से लुढ़कती है। यह 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 200 किलोग्राम है तो उस पर लगने वाले बलों का पता लगाएं। बाइक का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाइक पहले विरामावस्था से शुरू होती है। बाइक द्वारा लिया गया समय t बराबर 20 सेकेंड। बाइक द्वारा तय की गई दूरी 300 मीटर। गति के नियम से हम जानते हैं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। दूरी बराबर कितना दिया गया है? 300। u प्रारंभिक वेग 0 है, तो 0 इंटू टी इक्वल टू 0 प्लस हाफ at², हाफ a हमें मालूम नहीं है, और t² समय हमें दिया गया है 400, सॉरी समय दिया गया हमें 20 सेकेंड, तो ये 300 बराबर हो जाएगा 200 a, तो a बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर पर 1.5 मीटर स्क्वायर। अब बल बराबर जानते हैं हम द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी 200 गुने 1.5 यानी कि 300 न्यूटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर 1.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर या और 300 न्यूटन, क्योंकि सवाल में हमें उस पर लगने वाला बल भी ज्ञात करना है, साथ ही उसका त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण यानी कि a। अगला सवाल, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? दाब, गति, मोशन या त्वरण? तो इसका सही जवाब होगा गति। किसी वस्तु की गति उसकी स्थिति में परिवर्तन की मात्रा है, इस प्रकार यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल की लक्ष्य की सतह पर आरोपित बल होता है, जिस पर बल वितरित किया जाता है। और त्वरण समय के साथ संबंध में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि है। मोशन एक ऐसा तंत्र है जिसमें एक वस्तु समय के साथ अपने स्थान को स्थानांतरित कर देती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पदार्थ की मात्रा की इकाई कौन सी है? अर्क, मोल, डाइन या न्यूटन? तो इसका सही जवाब होगा मोल जो है वो पदार्थ के मात्रा की इकाई है। विशुद्ध रूप से परमाणु दृष्टिकोण से 1 मोल बराबर 6.02214
साथ 6 × 10⁻23 कण होते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।